रहमान रहीम। आज बेटा हमारा टॉपिक है पेरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, हमने पेरियोडिक ट्रेंड्स क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से। अगर आप पीरियड में मूव करें या आप ग्रुप में मूव करें या ओवरऑल आप पेरियोडिक टेबल को कंसीडर करें, तो बेसिकली जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, तो एक पूरा पेरियोडिक ट्रेंड जनरेट होता है जिसको हम पेरियोडिसिटी कहते हैं। पहले दिन से हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आप एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करें, तो प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स दे गेट्स आफ्टर सम टाइम, और इस ट्रेंड को हमने पेरियोडिसिटी कहा। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि वो क्या चीजें रिपीट होती हैं और किस तरह से रिपीट होती हैं, और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनमें ये रेपिटेशन पाई जाती है, और किस तरह से पेरियोडिक टेबल में ये सारी चीजें वेरिएशंस में जब वो चलती चली जाती है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से अगर आप बात करें तो वो चेंज होती हैं जब आपका एटॉमिक साइज चेंज, आपका एटम है उसका एटॉमिक साइज जब चेंज होता है, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी जो है वो चेंज हो जाती हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर आप किसी ग्रुप में मूव करेंगे, ग्रुप से मुराद वर्टिकल लाइंस है और पीरियड से मुराद हॉरिजॉन्टल लाइंस है। आवाज मेरे ख्याल से ठीक आ रही है। तो अगर आप ग्रुप में मूव करें तो आमतौर पे केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रहती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती है। इन अ ग्रुप व्हेन यू फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम रहती हैं, और जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज होता क्या है? अगर आप एटॉमिक साइज की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो इसको हमने डिफाइन किया था एटॉमिक रेडियस को याद रखना। एटॉमिक साइज की डेफिनेशन डिपेंड करती थी एटॉमिक रेडियस के ऊपर, और एटॉमिक रेडियस क्या था? ये 1/2 डिस्टेंस था फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल जो डिस्टेंस था, अगर हम इमेजिनरी एटम को इस तरह से ले लें, होता नहीं है वैसे इस तरह का बना, अगर हम इमेजिनरी ले लें तो यहाँ ये अगर न्यूक्लियस है तो यहाँ से जो आपका आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होगा दैट इज इट्स रेडियस। तो एक जो एटम है उसका आमतौर पे जो साइज होता है वो डायरेक्टली आप आमतौर पे मेजर नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि उनकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि एटम की शार्प बाउंड्री नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, वो अगर आपको याद हो हमने इस पर बात की। तो रेडियस जो है ये तकरीबन एक ऐसा डिस्टेंस है जो कि फ्रॉम द सेंटर टू द बाउंड्री के दरमियान जो है वो एरिया पाया जाता है, या उसको ऑक्यूपाई किया जाता है सेंटर टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट शेल। तो वहां तक का जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस कहते हैं। और इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है
वो एक क्लाउड की तरह होता है और क्लाउडी फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रॉन मूव करता है और उसकी जो मूवमेंट है उसके हवाले से हम चैप्टर नंबर 6 में फर्स्ट ईयर में काफी सारी डिस्कशन है वो कर चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे जैसे आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज, जैसे आप आगे जाते जाएंगे उसकी कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। लेकिन इवन बहुत दूर भी अगर आप चले जाए तब भी उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो मुकम्मल तौर पर जीरो नहीं होती है। और आमतौर पे ये इम्पॉसिबल है कि अगर आपको एक एटम की क्वांटिटी का मुकम्मल तौर पर पता चल सके। तो फिर इसका तरीकाकार क्या है? इसका तरीकाकार ये है कि हमने ऐसी टेक्निक्स डेवलप की है जिसमें हमने बॉन्डेड एटम्स के दरमियान उनके सेंटर्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस को मेजर किया है और फिर उसका हाफ किया है ताकि हमें रेडियस का पता चले। मैं रिपीट करता हूँ अभी तक मुझे जो बातें सुनी। सबसे पहला हमारा टॉपिक था एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के हवाले से मैंने ये बात की है कि एटॉमिक साइज का इन्हिसार जो है वो एटॉमिक रेडियस पर होता है। रेडियस क्या होता है जी? न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस होता है हम उसको रेडियस में। फिर मैंने बीच में ये गुजारिश की है कि एटम की कोई शार्प स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती है और आस्ता आस्ता उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती चली जाती है, लेकिन कहीं पर ये जीरो नहीं होती है। तो ये इम्पॉसिबल है कि आप एक एटम की बाउंड्री को जो है वो मेजर कर सके या उसका पता चला सके। तो फिर हमारे पास टेक्निक ऐसी है कि हमने बॉन्डेड एटम्स के दरमियान जो न्यूक्लियस है उनके दरमियान डिस्टेंस को फाइंड आउट किया है और उसको हाफ किया है ताकि हमें रेडियस का पता चल सके। अब अगर आप ट्रेंड्स देखें एटॉमिक रेडियस का, अब मैंने तो आपको बता दी कि एटॉमिक रेडियस, अगर आप ट्रेंड देखें एटॉमिक रेडियस का पेरियोडिक टेबल में तो आप देखें व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप में अगर आप ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो साइज जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे इन अ ग्रुप तो जो साइज है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है एटॉमिक साइज। अब इसमें ये तो सिंपल सी बात है कि अगर आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज इसलिए करता है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। लेकिन एटॉमिक नंबर तो लेफ्ट से राइट भी इंक्रीज ही करता है। अगर आप लेफ्ट से राइट जाए तभी तो इंक्रीज ही करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट लेना कि आप देखें एक एटम है उसका एटॉमिक नंबर ही छोटा है तो वो छोटा होगा, एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा तो वो बड़ा होगा, नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं लेना है। मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप टॉप से बॉटम जाते हैं तो साइज बड़ा होता है, आप टॉप से बॉटम भी आपका जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज होता है और लेफ्ट से राइट भी इंक्रीज ही होता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे अगर आप फर्स्ट ए को ले लें अल्कील मेटल्स को, तो पहला जो एलिमेंट होगा दैट विल बी लिथियम और लिथियम का एटॉमिक नंबर के अंदर साइज जो है वो इंक्रीज करता है। उसकी वजह ये है कि जैसे जैसे आप मूव करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हर एक स्टेप पर आप देखिएगा एक शेल का इजाफा हो रहा है। यानी देखिए हाइड्रोजन है, सबसे ऊपर हाइड्रोजन ले लें, क्योंकि हम उसको लिक्विड मेटल कंसीडर नहीं करते इसलिए मैंने हाइड्रोजन की बात नहीं की। बहरहाल हाइड्रोजन ले लें, हाइड्रोजन के बाद लिथियम ले लें, उसमें एक शेल है, लिथियम में 2 है, सोडियम में 3 है, पोटासियम में एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से आप जैसे ऊपर से नीचे आते चले जाएंगे हर स्टेप पर एक शेल का इजाफा होगा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो हाइड्रोजन के लिए आएगा 1s1, लिथियम के लिए आएगा 2s1, 3s1। आप देख रहे हैं ना कि हर स्टेप के ऊपर यहाँ पर पहला शेल था, यहाँ पर दूसरा शेल है, यहाँ पर तीसरा है, फिर चौथा होगा, पांचवा होगा, तो हर स्टेप पर एक शेल का इजाफा होता है। किसमें? ग्रुप में। जब शेल का इजाफा होगा तो साइज बढ़ेगा, लेकिन नहीं, जितना शेल का इजाफा होता है साइज उससे भी ज्यादा बढ़ता है। अब उसकी क्या वजह है? देखें, आपने अपनी फर्स्ट ईयर के अंदर एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जब आप टॉप से बॉटम जाते हैं शेल का इजाफा होता है और उनके दरमियान में शील्डिंग इफेक्ट का इजाफा होता है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है
तो जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है तो साइज ऑफ द एटम वो भी क्या होता है, साथ में इंक्रीज होता जाता है। ठीक हो गया। तो जब आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो साइज क्या होता चला जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है। और अगर आप किसी पीरियड में मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो साइज डिक्रीज होता है। तो ग्रुप की बात होगी, मैं अभी पीरियड की बात आपको बता के दिखाता हूँ। अगर आप पीरियड में मूव कर रहे हैं, मिसाल दे रहा हूं, तो पीरियड में मूव करते हुए साइज जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है। आप देखिए ग्रेजुअली साइज डिक्रीज हो रहा है। अब इसकी वजह क्या है, ग्रेजुअली साइज इसलिए डिक्रीज होगा जब आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे इन अ पीरियड। जब आप लेफ्ट से राइट पीरियड में मूव करते हैं तो साइज ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, और उसके डिक्रीज होने की वजह ये होती है कि सेम शेल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है। एक पीरियड के अंदर जो शेल होता है वो कांस्टेंट, यानी मैंने आपको ये पहले के प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था, जहां से पीरियड स्टार्ट होता है वहां से शेल स्टार्ट हो जाता है, जहां पर पीरियड कंप्लीट होता है वहां पर शेल कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब है एक पीरियड में आमतौर पर एक ही शेल होता है। ठीक है, आमतौर पर बात करें तो जब आप पीरियड में मूव कर रहे हैं तो एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन अगर आप फिल करते जाएंगे तो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़े हैं और आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट इन अ पीरियड कांस्टेंट होता है। नोट कर लीजिएगा ये बात, पीरियड के अंदर शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट होता है। वो जितना शील्ड कर सकता है, चूंकि बाहर से भी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, अंदर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो अट्रैक्शन बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से इन अ पीरियड साइज छोटा होता चला। लेकिन अगर आप ग्रुप में मूव करते हैं ऊपर से नीचे तो साइज जो है वो इंक्रीज होता है। और इनके का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाएंगे एक शेल का इजाफा होगा, और शेल के इजाफे के साथ साथ शील्डिंग ओके। तो ये जो
हम बात कर रहे थे कि अगर आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे इन अ ग्रुप, तो हर स्टेप पर एक तो शेल का इजाफा होगा और दूसरा शील्डिंग इफेक्ट का भी इजाफा होगा। आप खुद देखें ना, अगर एक एटम है उसमें एक ही शेल है तो उसकी शील्डिंग कम होगी, जिसमें दो है उसमें शील्डिंग और बढ़ जाएगी, तीन है शील्डिंग और बढ़ जाएगी, चार शील्डिंग और बढ़, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है, साथ में शेल का भी इजाफा होगा। फ्रॉम टॉप टू बॉटम आते हैं, साइज इंक्रीज। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हैं किसी पीरियड के अंदर, जिसकी मैं ये गुजारिश कर रहा था कि अगर आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो चूंकि एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपने यहाँ से सेकंड शेल स्टार्ट किया है ना, तो यहाँ पर आकर सेकंड शेल कंप्लीट होगा। जब सेकंड शेल कंप्लीट होगा तो थर्ड शेल थर्ड पीरियड, नेक्स्ट शेल नेक्स्ट पीरियड, इस तरह से आमतौर पर होता है। ठीक है, तो एक पीरियड के अंदर जो आपका शेल है वो जो कि कांस्टेंट रहता है, तो बाहर का शेल कांस्टेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और अंदर न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। जब अट्रैक्शन बढ़ेगी तो साइज क्या होता चला जाएगा, छोटा 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 डिक्रीज होता जाएगा। इसलिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हेन यू मूव इन द पीरियड द साइज गेट डिक्रीजेस, और व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द साइज गेट इंक्रीजेस। ठीक है, उसमें शील्डिंग इफेक्ट का इजाफा हो रहा है और शेल का भी इजाफा हो रहा है। इसमें शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है। ठीक हो गया, ये दो बातें याद रखिए। उसके अलावा ये जो अच्छा, ये जो इंक्रीज और डिक्रीज का कॉन्सेप्ट है ना, कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, जिस मैंने कहा है न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे इंक्रीज होता चला जाएगा, और न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज होगा तो पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन वो भी क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा। जब वो ज्यादा होगा तो शेल जो है वो न्यूक्लियस के करीब आएंगे, जब शेल न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा साइज डिक्रीज होगा। और ये जो इफेक्ट है ना, ये आपको सबसे ज्यादा रिमार्केबल नजर आता है जो आपके लॉन्ग पीरियड्स हैं जिनमें डी और एफ ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, इनमें आपको ये इफेक्ट ज्यादा नजर आता है। यानी ये जो साइज का इफेक्ट है कि साइज डिक्रीज हो जाता है, तो ये इफेक्ट आपको ज्यादा नजर आता है कहां पर, जिनमें जो लॉन्ग पीरियड है जिनमें एफ और डी सबशेल या सॉरी ऑर्बिटल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो उनकी एक एग्जांपल है जो लेंथेनाइड्स है, इनमें ये साइज ज्यादा डिक्रीज होता है, इसको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। किताब में लिखा हुआ है, इसको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। मैं रिपीट करता हूं दोबारा, जब आप टॉप से बॉटम चलते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज। टॉप से बॉटम साइज के इंक्रीज होने की वजह शील्डिंग इफेक्ट है और हर स्टेप पे एक नीचे शेल का इजाफा है। लेफ्ट से राइट जब आप मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होता चला जाता है, और उसकी वजह ये है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है लेकिन शील्डिंग इफेक्ट भी कांस्टेंट है और शेल भी कांस्टेंट। ठीक है, तो जब न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा होगा तो न्यूक्लियस का जो पुल है द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन वो बढ़ता चला जाएगा और साइज छोटा होगा। और ये इफेक्ट रिमार्केबली यू कैन ऑब्जर्व दिस इफेक्ट इन द लॉन्ग पीरियड वेयर यू हैव डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि लेंथेनाइड्स के अंदर आपको ये इफेक्ट जो है वो अच्छी तरह नजर आता है। इसके अलावा अगला जो हमारा पोर्शन है, यानी इस पोर्शन में हमने बात की है कि हम एटॉमिक रेडियस को किस तरह से देखते हैं इन अ ग्रुप और इन अ पीरियड। तो एटॉमिक रेडियस पे हमने बात कर ली है। अब हम जा रहे हैं आयनिक रेडियस। थोड़ा सा ही फर्क है, अगर आपको एटॉमिक रेडियस का थोड़ा सा क्लियर हो गया है तो आयनिक रेडियस को भी समझने के लिए कोई इतना मसला नहीं होगा। दूसरा हमारा जो हमने बात पढ़ी थी वो है आयोनिक रेडियस। अब आयोनिक रेडियस क्या है? दिस इज द रेडियस ऑफ एन आयन इन एन आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड में जो आयन का रेडियस होता है हम उसको आयोनिक रेडियस कहते हैं। और इसको भी आप बेसिकली उसी तरह मेजर करते हैं जैसे आपने इमेजिनरी स्फेरिकल कंसीडर किया था एटम को, तो अराउंड द न्यूक्लियस आप स्फेरिकल कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं कहां तक है, तो जहां तक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं आयन के अंदर उस
एक जगह तक आप उसको मेजर करते हैं। अब आपको पता है आयन दो तरह के होते हैं, एक को आप कैटाइन कहते हैं और एक को आप एनाइन कहते हैं। कैटाइन और एनाइन। जो आपका कैटाइन है ये कब बनता है, अगर आपके पास कोई भी न्यूट्रल एटम हो और न्यूट्रल एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर तो वो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपके पास कोई भी न्यूट्रल एटम है, मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज इट इज ए, एक एटम है न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इफ दिस ए विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पर पॉजिटिव वन चार्ज है, तो दिस इज कॉल्ड टाइम। जब आपके पास एक एटम है न्यूट्रल, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो जो आपके पास पॉजिटिव स्पीशी आएगी दैट विल बी कॉल्ड कैटाइन। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो कैटाइन होता है वो अपने पेरेंट से उसका साइज छोटा। क्या मतलब, देखें जो ए है ना, ए का साइज बड़ा होगा, ए पॉजिटिव। क्यों, मैं मिसाल देता हूं, लेट्स सपोज हम सोडियम की बात करें। सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। प्रोटॉन कितने होते हैं, 11 ही होते हैं। अगर ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, रिमूव कर दे, लूज कर दे, किसी को डोनेट कर दे दे, तो क्या होगा, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी रह गई, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन दिस सोडियम प्लस 1, 10, और प्रोटॉन कितने हैं, 11। सो पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 11 इलेक्ट्रॉन मिलकर 11 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींच लेंगे। तो जो आयन बनेगा पॉजिटिव आयन, उसका साइज अपने पेरेंट से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जो कैटाइन होते हैं उनका साइज अपने न्यूट्रल एटम यानी पेरेंट से जिससे वो बने होते हैं उनसे उनका साइज छोटा होता है। अच्छा, एक बात इसमें और भी है, एक तो मैंने ये आपको इम्बैलेंसिंग बताई है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। एक और बात यहाँ बड़े काबिल गौर है, वो क्या, देखिए अगर आप सोडियम को स्पेसिफिकली देखें जरा, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे में 8 थे और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन था। 3 शेल थे सोडियम के पास। सोडियम के पास कितने शेल थे, 3 शेल। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2, दूसरे में कितने आए, 8, तीसरे में कितने आए, 1, तो टोटल कितने हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन। अगर आप ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो पीछे सोडियम के पास क्या बचेगा, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरा तो शेल ही गायब हो गया, एक शेल ही डिलीट हो गया। यानी पहले अगर सोडियम के पास 3 शेल में इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने शेल में इलेक्ट्रॉन थे, 2 शेल। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उसका साइज क्या ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसका शेल ही खत्म हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अब पहले इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो उससे भी क्या होता है कि उसका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है और साइज जो है वो बहुत छोटा हो जाता है। और अगर आप इसको देखें तो ये पहले जो न्यूट्रल फॉर्म में इसका साइज था वो तकरीबन 157 पिकोमीटर था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और जब ये आयन बनता है तो तकरीबन मेरे ख्याल से 95 पिकोमीटर। तो आप देखिए कितना बड़ा फर्क डला है, 157 पिकोमीटर से वो चला गया है 95 पिकोमीटर। और इसकी ये दोनों वजूहात, एक तो इम्बैलेंसिंग है, जो आपकी प्रोटॉन ने उसको बहुत खींचा है, जारी सी बात है इम्बैलेंस हो गया है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन कम। दूसरा जो आपका शेल डिलीट हो गया, तो इससे भी क्या हुआ, उसका साइज जो है वो छोटा हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास क्या है, एनाइन वाला पार्ट। फिर हम इसकी ट्रेंड पे आते हैं, जरा मैं ये भी समझाता हूँ, टाइम कम है। एनाइन क्या होता है, अगर आपके पास एक न्यूट्रल एटम है और आप उसको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दें उसके, जैसे बी है एक न्यूट्रल एटम, आप उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करवा, जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो इसको आप क्या कहते हैं, ये आपका एनाइन हो जाता है। ये क्या हो जाता है, एनाइन हो जाता है। और एडिशन
एक इलेक्ट्रॉन के होने से जो न्यूक्लियस का पुल था आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो थोड़ा कम हो। अब देखें ना, लेट्स सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द क्लोरीन, तो क्लोरीन अगर आप फर्ज करें ले लें, यहाँ पर मैंने सिंगल बना दिया, होता सिंगल नहीं है, दो ही होते हैं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, गलती ना निकाल दीजिएगा। ये एक क्लोराइड हो गया, क्लोरीन से आपने क्लोराइड में कन्वर्ट, चले क्लोरीन से आपने क्लोराइड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जब आपने क्लोरीन से क्लोराइड में कन्वर्ट किया है तो देखिए क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 17, और प्रोटॉन कितने थे, 17 ही थे। आपने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18, लेकिन उसमें प्रोटॉन कितने रहे, 17 ही रहे, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन थे वो इतना अच्छा नहीं खींच पा रहे किनको, इलेक्ट्रॉन्स को। क्यों? क्योंकि उनकी तादाद बढ़ चुकी है। यहाँ शेल का तो कोई मसला नहीं हुआ, शेल तो वही है, इसलिए मैंने बात की कि शेल डिलीट हो गया। यहाँ पे शेल डिलीट नहीं हुआ या शेल का इजाफा नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, इम्बैलेंस हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो थोड़ा सा वीक हो गया है, और उस वीक होने की वजह से जो साइज होगा वो बढ़ जाएगा। तो एनाइन का जो साइज होता है, एनाइन का साइज वो अपने पेरेंट से बड़ा होता है, केटाइन का साइज अपने पेरेंट से छोटा होता है। तो अगर आप स्पेसिफिकली क्लोरीन की बात करें तो न्यूट्रल फॉर्म में जब ये था तो इसका साइज था 99 पिकोमीटर, और ये 181 पे चला गया है पिकोमीटर, ठीक है। तो इतना इसके अंदर जो है वो इजाफा हुआ है, यानी जब आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो इलेक्ट्रॉन के ऐड करने से अगर आप देखें तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के ऐड करने से उसके साइज में इजाफा होता है। तो अगर आप यहाँ इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ। लेट्स सपोज कल हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगी कि कैसे हुआ बेसिकली। तो अगर आप इसको ग्राफिकली कुछ रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो आप देखिए, अगर ये साइज है आपके वाई एक्सिस पर, ये एटॉमिक साइज है और ये एटॉमिक नंबर है, लेट्स सपोज, तो आप यहाँ देखेंगे कि अगर मैं वो लूं, फर्स्ट ए ले लूं, तो लिथियम जब अपने न्यूट्रल फॉर्म में होगा तो उसका साइज इतना ज्यादा होता है, और जब वो अपनी आयोनिक फॉर्म में आएगा तो वो साइज छोटा होगा। सोडियम अपनी न्यूट्रल फॉर्म में उसका साइज यहाँ पे होगा, और जब वो आयनिक फॉर्म में आ जाएगा तो साइज छोटा होगा। पोटासियम का साइज न्यूट्रल फॉर्म में यहाँ पे होगा, और जब वो आयन की फॉर्म में आएगा तो साइज छोटा होगा, ठीक है। और यही उल्टा ट्रेंड होगा किसमें, एनाइन में। किताब ने दोनों ग्राफ बनाए, उसमें उल्टा हो जाएगा। क्यों? उसमें जो आपका न्यूट्रल एटम होगा उसका साइज छोटा होगा, और जो एनाइन होगा उसका साइज बड़ा हो जाएगा। और केटाइन में क्या होता है, आपका न्यूट्रल एटम का साइज बड़ा होता है, और जो आपका केटाइन होता है उसका साइज अपने पेरेंट से छोटा होता चला जाता है। मैं दोनों की वजूहात बता दूं। इंशाल्लाह कल इससे आगे जो है हम आयोनाइजेशन एनर्जी बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।